अस्सलाम वालेकुम। द हिस्ट्री पॉडकास्ट में खुश आमदीद। आज के हमारे मेहमान खुसूसी जनाब इज़्ज़त माब सर मुस्तनसर हुसैन तहसील। आप इस वक्त दारुल स्कूल्स उकाड़ा कैंपस के प्रिंसिपल हैं और हमारे करीबी गांव 31 फरवरी से इनका ताल्लुक़ है। इनका जो जर्नी रहा एजुकेशन का, उसमें फिर क्या इनकी सरगर्मियाँ रहीं, ज़िंदगी ने इनको एक माया नाज, पाकिस्तान का जो माया नाज स्कूल है उसका प्रिंसिपल बना दिया और बहुत सारे उतार चढ़ाव, नशेब व फराज इनकी ज़िंदगी में क्या चलता रहा उस बारे में इनसे जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके टाइम का बड़ा शुक्रिया। थैंक्स फॉर, आपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। सर हमारे नाजरीन को कुछ अपना तारुफ खुद ही करवा दें प्यारा सा। जैसे कि आपने बताया 31 फरवरी से ताल्लुक है बेसिकली, और क्लास 2 में थे जब गांव से घर वालों ने घर से निकाल दिया। सही है। पढ़ने के लिए डीपीएस में चले गए उकाड़ा। और जी डीपीएस उकाड़ा में सरार साहब जो आप जानते हैं शजरे सायादार थे हमारे पास उस टाइम। उन्होंने हमारी बड़ी रहनुमाई की, उस्ताद भी थे, मेंटोर भी थे, मुरब्बी भी थे, मुर्शिद भी थे, एवरीथिंग। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट की मेरे वाले से और उन्होंने साथ चलाया। डीपीएस भी वो लेके गए। उसके बाद फिर वो जब लाहौर गए, उस वक्त डीपीएस स्कूल में अपना वो वहाँ पे पढ़ाते थे जी। डीपीएस में उस टाइम वो पढ़ा रहे थे। फिर उसके बाद वो डीपीएस छोड़ के साइवल चले गए अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करने के लिए। बीएससी वहाँ करने गए थे। उस वक्त जब ये यहाँ पढ़ा रहे थे वो एफएससी थे उस टाइम। तो वो लैब अटेंडेंट थे, बेसिकली साथ पढ़ाते थे। जी जी, उनसे हमारी बातचीत हुई। वो मैंने जी बिल्कुल वो पॉडकास्ट मैंने देखी है। अच्छा, वो फिर साइवल चले गए तो मैं इस वक्त ये 34 फरवरी ठाकरा में आ गया। 1.5 साल 2 साल मैं यहाँ पे पढ़ता रहा हूँ, पढ़ते रहे 34 फरवरी में। तो यहाँ पे भी एक डाइवर्स किस्म का एक्सपीरियंस था। ये डीपीएस से फिर वापस आना और फिर वो एक माहौल में बड़ा फर्क था। यहाँ पे कुछ असातिज़ा किराम ऐसे थे जिनका मैं कहता हूँ कि मेरी जिंदगी के ऊपर उनका एक निशान, एक छाप, एक असर बाकी है। सही है। जिनमें खास तौर पे मोमिन साहब, अच्छा, यानी जो लिटरेचर का जो इंटरेस्ट था, शेर पढ़ना सुनना, शेर का इंटरेस्ट, एक लफ्जों की गहराई, लफ्जों से मोहब्बत, लफ्ज दोस्ती, वो वहां से मुझे मिली है। शायद अल्लाह ताला की तरफ से था कि एक दफा मैंने यहाँ आना था और मोमिन साहब जैसे उस्ताद, जमान साहब जैसे उस्ताद, सनाउल्ला साहब जैसे उस्ताद, उस तरह जब आपके गाँव के हसन साहब जी जी जी, इन जैसे उस्ताद हमें वहां पे मिले, तो एक बड़ा अच्छा था, एक डाइवर्स किस्म का एक्सपीरियंस हुआ। फिर उसके बाद इसरार साहब खुद लाहौर शिफ्ट हो गए, तो उन्होंने वहां पे मुझे लाहौर अपने पास बुला लिया। सही। वहां पे एक नया जर्नी स्टार्ट हुआ। मैट्रिक आपने यहाँ की? मैट्रिक नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ पे 1.5-2 साल पढ़ा। सही। तो मैं तकरीबन 7वीं के एंड में मैं चला गया था यहाँ से। तो उसके बाद मैंने मैट्रिकुलेशन जाके लाहौर में किया है, इसरार साहब के जरिए सरपरस्ती किया और पंजाब कैडेट स्कूल में किया। वहां पे भी 2-3 इदारे चेंज किए, वहां पे बड़ा रिच एक्सपीरियंस था। लेकिन इसरार साहब के साथ रहना, बैचलर लाइफ थी, वहाँ के उनके दोस्त थे, उनकी कंपनी थी, उनकी महफिलें थी, उनका शुगल था, उनकी मेंटोरशिप थी और वो तकरीरें भी मुझे लिख के देते थे, वो इकबाल की शायरी भी मुझे बताते थे। तो वहाँ पे बड़ा जो ना बड़ा मैंने ना आगे चल के आपसे पूछना था कि आपकी जिंदगी में वालिदैन के बाद सबसे बड़ा मोहसिन कौन है? आपने मेरे पूछे बगैर ही वो इसरार साहब के बगैर मेरी स्टोरी शुरू ही नहीं होती, ना खत्म होती, ना। वैसे आपकी जिंदगी में उनका बड़ा बहुत ज्यादा अभी भी, मतलब हम अपना कोई भी बड़ा फैसला इसरार साहब की रहनुमाई के बगैर, उनकी यानी उनका फैसला होता है हमारा असल में। सर बड़ी बात, ठीक है। और कभी भी हमने ऐसा नहीं किया कि कोई बड़ा फैसला करना और हमने इसरार साहब को इग्नोर कर दिया, बाईपास कर दिया, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो हमारे उस्ताद और मुर्शिद है और उनकी वजह से मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला ने मुझे जो यानी आज मुझे अल्लाह ताला मेरे पास हाई क्वालिफाइड, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस लोग मेरे पास पढ़ा रहे हैं। तो वहां पे अगर अल्लाह ताला ने प्रिंसिपलशिप का मुझे मौका दिया तो उसमें ज़ाहिर है अल्लाह ताला का करम है, वालिदैन की। लाहौर के बाद, तो लाहौर के बाद हम जी वो वापस गांव आ गए, स्कूल बना लिया, दारुल नेशनल स्कूल। तो मैं साहिवाल, मुझे उन्होंने साहिवाल ट्रांसफर कर दिया। साहिवाल में मैंने एंटर किया, एफसी कॉलेज से साहिवाल में ट्रांसफर हुआ। एफसी कॉलेज में 6 माह पढ़ा वहां पे। तो फिर एक दफा बड़ा यानी वो फराज से नशेब की तरफ सफर, ठीक है। यहाँ का माहौल बड़ा डिफरेंट था, बड़ी ही अजीब सी, और क्लासेस होती नहीं कहीं, मतलब वो वहां पे जबरदस्ती पढ़ना पड़ा। वहां पे भी अच्छे उस्ताद मिल गए फिर, जिनसे मैं शाम के टाइम पे उनसे इस्तेफादा करता था। क्लास हो ना हो, उस्ताद के पास जाना है, प्रोफेसर साहब के पास जाना है। यहाँ पे एक जोग्राफिया के हमारे प्रोफेसर थे, मुश्ताक साहब हमारे प्रोफेसर थे,
फिलोसफी के कोई फिलोसफी मैंने पढ़ी बीए में। तो वहां पे इंटर ग्रेजुएशन मैंने वहां से किया, साहिवाल गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से। सही। तो वो बड़ा एक इंडिपेंडेंट एक रिच वो भी एक्सपीरियंस था, हॉस्टल में रहते थे। तो यानी इंटर भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में आर्ट्स में पढ़ा था, सही है, सही। एफए पढ़ा था, उसमें मैंने टॉप किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक से। और ग्रेजुएशन में बीए में मेरी पूरे साहिवाल में पहली पोजीशन थी। मैंने फिलोसफी जर्नलिज्म के साथ पढ़ा और इंग्लिश में ज्यादा फोकस था, इंग्लिश में मैंने टॉप किया वहाँ में। तो वहाँ पे बड़े अच्छे असातिज़ा किराम मिले, अकेडमीज के हवाले से भी जवाहर साहब, राना जवाहर साहब बड़े अच्छे। कब गए? फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने मास्टर्स इस्लामाबाद में किया और पहले रहनुमाई चल रही थी, इसरार साहब के बड़ी सपोर्ट थी इस हवाले से, तो उन्होंने फिर इस्लामाबाद भेज दिया कायदर यूनिवर्सिटी में। कायदर यूनिवर्सिटी वाला भी एक्सपीरियंस है इस इलाके के अंदर, मेरे ख्याल में उस वक्त मैं पहला बंदा था जो कायदर यूनिवर्सिटी गया। और डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में मैंने मास्टर्स किया। मास्टर करने के बाद मैं फिर काफ़ी जो होता है ना कि 6 जगह पे मैंने इंटर्नशिप्स की, सही। 6 इदारों के साथ मेरी उस सीवी के अंदर शामिल है। 6 मुख्तलिफ इदारों में फ्री इंटर्नशिप्स की कि मेरी प्रोफाइल बन जाए। सही। तो प्रोफाइल जब बनी है तो उसके बाद फिर कैडेट कॉलेज में अल्लाह ताला ने मौका दिया। कैडेट कॉलेज में मैं 2.5 साल वहाँ पे पढ़ाया, एज ए लेक्चरर मेरी पोस्ट थी। फिर मैं वहाँ पे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर बन गया, ठीक है। फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे मजीद पढ़ना चाहिए। कैडर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया 8 साल के बाद, मास्टर्स के 8 साल के बाद। वैसे पढ़ाई का आपका माशाल्लाह शौक मशहूर भी है और हाथ में है भी। अभी थोड़े दिन पहले मेरी बात हो रही थी सरार साहब से, वो बता रहे थे कि यार वो अभी कह रहे हैं कि मैंने एमए इंग्लिश करना है। हाँ जी बिल्कुल। फिर अभी जी कहा यार अब बात करो भाई। अभी क्या बाकी माशाल्लाह इंग्लिश में तो वैसे भी आपका माशाल्लाह आजकल बड़ी है। वो लैंग्वेज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुरू से ही इस पर काफी काम फिर था। आपने आईआर भी किया इंटरनेशनल? आईआर में एमफिल किया मेरा, कैडर यूनिवर्सिटी से एमफिल मेरा आईआर में इंटरनेशनल। नहीं, ये एमएससी बीएसएस के बाद किया? वो उसके बाद ये कर सकते हैं ना, उसके यानी सब्जेक्ट सेम ही है काफी। तो आईआर के बाद मैंने एमएससी डीएसएस की थी और आईआर मेरा एमफिल है आईआर में। एमफिल मेरा आईआर में। सही है। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने उकाड़ा यूनिवर्सिटी में विजिटिंग पे पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा। ठीक है। और इससे पहले मतलब एमफिल के दौरान भी काफी रिच एक्सपीरियंस मुख्तलिफ इदारों के साथ, मीडिया चैनल के साथ काम किया। दौरान तलीमी सरगर्मियां क्या थी? सबसे ज्यादा जो ये था ना कि मैं स्पीचेस ज्यादा किए हैं। अच्छा। स्पीचेस भी किए हैं और ड्रामों में भी हिस्सा लिया है। ड्रामे तो हम यहाँ पे गांव में भी, एक इसरार साहब को पता है, इसरार साहब की जेर निगरानी हमने एक नशे के खिलाफ एक ड्रामा पूरा किया था। पूरी टीम बनाई थी, तो लड़कियां बनाई थी, लड़के। अच्छा। ठीक है। और नशे के खिलाफ एक ड्रामा किया था, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग गया, बड़ा उसको लोगों ने पजीराई दी कि नशे की वजह से एक बंदा जो नशा बेचता है। रिकॉर्ड है वो उस वक्त रिकॉर्ड हुआ था, जो बड़ा कैमरा उस वक्त होता है उस पर रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन वो इस टाइम अवेलेबल नहीं है। लेकिन बड़ा आउटस्टैंडिंग गया था। स्पीचेस ज्यादातर जो ओकेजन होता था, जो मौका होता था, उसमें मैं स्पीच जरूर करता था। यानी जो पढ़ाई में मैं अगर पीछे रहूं, कोई क्वालिटी उस लेवल की ना हो, टॉप पोजीशन में ना हो, कोई मसला नहीं। लेकिन रज़ा साहब की तरफ से ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी कि तकरीर कोई नहीं छोड़नी आपने। सही। मजहबी हो गैर मजहबी कोई भी, ज्यादातर तकरीरें मेरी होती थी, यानी 14 अगस्त की तकरीर है, 23 मार्च की तकरीर है। उसके अलावा कोई अगर फेयरवेल थी हमारी, उसमें भी तकरीर मुझे दी गई। इसी तरह जो भी यानी स्टेज की एक्टिविटीज थी उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करता। यानी उस लेवल उस टाइम तो मैं मतलब डांस डूंस भी कर लेते थे। अच्छा जी। शौक था या वैसे देख मतलब मुझे शौक था, मैं कई फिल्म स्टार सिंगिंग का इतना मुझे लग नहीं रहा था कि सिंगिंग ठीक है। असल में ना डांस का मुझे ज्यादा, ब्रेक डांस का मुझे बड़ा ज्यादा शौक था। अच्छा। मतलब उस वक्त मेरे ये कोई फिल्म स्टार्स आजकल वो बड़े हमारे हीरोज थे। अच्छा। वो उनकी तरह ड्रेसअप होना, उसकी तरह स्टाइल, ये सारी चीजें उस टाइम खासी हम करते थे। लेकिन अब कभी सोच के उसको मतलब यही है कि बंदा जहालत से अल्लाह ताला बंदे को निकाल दे तो अल्लाह ताला का शुक्र ही अदा करते हैं। लेकिन जिस लेवल पे अब आप हैं, मजहबी लेवल पे, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो पता है, मेरे ख्याल में आपको वो सोच के भी थोड़ा परेशानी तो होती है यार, ये क्या इस चक्रों में थे। लेकिन वो दुनिया, वो जिस तरह जुनैद जमशेद साहब का है ना, वो देखी है तो हमें पता है कि यार वो कितना अंधेर नगरी है, या उसमें क्या यानी आपने तजर्बा लिया, वो तजर्बा मिला हुआ है। जानबूझ के तो नहीं लिया, लेकिन एक जहालत थी, नौजवानी थी तो। लेकिन ये है कि एक्सट्रीम लेवल पे किसी चीज पे भी नहीं गया। लोग लड़के हमारे हॉस्टल में नशा भी करते थे चीजें, लेकिन ये अल्लाह ताला ने महफूज रखा कि इस तरह का कोई इसी बड़े मामले में नहीं पड़े। दौरान तलीम सियासत से बचे रहे? सियासत में नहीं गया। सियासत तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद थी।
मास्टर्स में आ गए हैं हम। मैं लिखना शुरू किया वर्ल्ड टाइम्स के अंदर सीएसएस के एस्पायरेंट्स के लिए, अभी भी लिखता हूं मैं। ठीक है, मैंने मुख्तलिफ मैगजीन में काम किया है, लेकिन सियासत के ऊपर, को कहता था ना कि इंटरनल पॉलिटिक्स के ऊपर लिखो, मैं कहता था ये मेरे लिए शजरे ममनू है। मैं तौहीन समझता था उस वक्त कि मुझे सियासत के ऊपर जो है ना मैं कोई लिखूं या बोलूं या कुछ। अभी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, सोशल मीडिया पे आती हैं, लेकिन पॉलिटिक्स पे कम होती हैं। अब मुझे एहसास ये होता है कि सियासत में हमारा एक मौक़िफ़ होना चाहिए। अच्छा सर, आपकी डिग्री MSc BSS और IR, इस लेवल के लोग बड़े कम होते हैं, मैंने सुना है, पढ़ा है, और एक दो दोस्तों से बात भी हो कि ये चुनिंदा लोग करते हैं ये MSc। जिसका खुसूसी तौर पे इंटरेस्ट हो तो वही तो ये चाहिए था कि आप मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी या इन फोर्सेस में, या कोई आप खारजा पॉलिसी बना रहे होते, दफ्तर खारजा में कहीं आप जो ना वो तर्जुमान होते, या आपकी मुल्की लेवल पे सफीर होते, क्योंकि आपकी डिग्री इस लेवल की है। लेकिन आप बन बैठे दायर। ये बड़ा बड़ा अच्छा और बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, और ये सवाल मैं भी अक्सर अपने आप से ये डिस्कस करता हूँ कि यार ये क्या, किस चक्कर में हो, किधर आ गए हो। लेकिन मुझे है कि मैं आई एम द राइट प्लेस, मुझे ये सेटिस्फेक्शन है कि मैं ठीक जगह पे हूँ। डिग्री गलत थी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब मैं जिस जगह पे हूँ ना वो बिल्कुल ठीक है कि मुझे यही करना चाहिए, मुझे आई लव व्हाट आई डू। सर आप इस अपने आप को अहल समझते हैं? क्या कहते हैं? अपने आप को अहल समझते हैं कि आप वाकईतन लायक, डिग्री आपकी और है, आप प्रिंसिपल या आप, अच्छा पता क्या, जो बेसिक ट्रेड्स और बेसिक बंदे की क्वालिटीज या वैल्यूज होते हैं ना, वो आपको आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपका प्रोफेशन डिसाइड कर रही होती है। सही है, ठीक है। आप यानी जिस तरह ये केमिस्ट्री में, फिजिक्स में लोगों ने किया, मेरे पास पढ़ा रहे हैं, अब मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री को उस लेवल पे नहीं जानता। सही, ठीक है, मैं उनको बता नहीं सकता कि तुम गलत कर रहे हो, ये सही कर रहे हो, लेकिन उसके लिए हर सब्जेक्ट के कोऑर्डिनेटर्स हैं। सही है, ठीक है, मैं कोऑर्डिनेटर्स को करता हूं। और हमेशा आप ये देखिए, मैं स्टूडेंट्स को भी ये कहता रहता हूँ कि लीड जो करते हैं ना वो सोशल साइंसेज के लोग ही करते हैं। सही, ठीक है, नौकरियां करते हैं वो स्पेशल साइंसेज, जो नेचुरल साइंसेज है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वगैरह, इनके लोग नौकरियां करते हैं। लीड जो करते हैं ना वो सोशल साइंस। आप ज्यादातर उठा के देखते हैं, उसकी वजह यह है कि जो नेचुरल साइंसेज के लोग हैं ना वो बिल्कुल सिंगल यानी फोकस्ड होके ना अपनी पढ़ाई के ऊपर उनकी तवज्जो होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं मैट्रिक के बाद मैंने, हालांकि मैट्रिक मैंने इंग्लिश मीडियम था, FA किया, BA किया, सिविक्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ। सही, ठीक है, BA में मैंने फलसफा रखा, जर्नलिज्म रखी है, और सारे सब्जेक्ट में इंग्लिश में पढ़ रहा था। तो हमारा जो इंटरेक्शन था, हम जो लोगों से मिलते थे, जो शुक्ल करते थे, जो मामला लोगों के काम आना, वो साइंस वाले, नेचुरल साइंस वाले, प्योर साइंस वाले नहीं कर सकते, उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो हमारी नेचुरल एक टेंडेंसी जो ना, मैट्रिक के बाद मुझे मशवरा भी दिया गया, इवन मुझे पढ़ाया भी गया कुछ दिन FSC। ठीक है, तो हमारे उस्ताद मोहतरम इसरार साहब ने कहा कि तुम जो ना इसको छोड़ दो, मैं भी नई आंख में था। सही है। तो हम दोनों ने बैठ के ये मशवरा किया, हालांकि उस टाइम इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हुआ है जी, लाहौर में रह रहा है, और उस्ताद पास हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री खुद पढ़ाते हैं लोगों को, FSC करवाते हैं, तो ये किस काम में डाल रहे हैं। लेकिन हमारी ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस पे हुई कि हमें ये FSC नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो हमें जब आर्ट्स में आया तो हमें लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का, मामलात करने का ज्यादा मौका मिला। लीडर इधर से, जैसे आपको बता रहा हूँ, स्टेज का काम मैंने छोड़ा ही नहीं, साइवल में भी नहीं छोड़ा, FC में भी नहीं छोड़ा। स्टेज की जितनी एक्टिविटीज होती थी, और फिर ड्रामा, और उसके लिए टीम बनाना और सारा कुछ, तो वो उस तरह से ना, वो जो एक लीडरशिप क्वालिटीज है ना, वो बंदे की निखरती हैं और बाहर आती। CSS की तरफ भी गया? CSS की तरफ गया, बिल्कुल। आपके वालिदैन सुनने में आगे चाहते थे कि यार हमारा बेटा बड़े किसे वो DC, DPO या मजिस्ट्रेट या कोई इस लेवल पे जाए, इलाके में इज्जत बनती है। CSS का ना, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, यही चाहते थे, और मैं भी यही चाहता था, मेरा भी यही शौक था, और मैं इसके ऊपर मैंने बड़ी टाइम की, और अपने इमोशनल और अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा की है। अच्छा, खर्चा बड़ा किया है और टाइम बड़ा लगा है। ये जब मैं मास्टर्स करके आया ना फौरी तौर पे, उस वक्त मैं इस्लामाबाद में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी, नोवा अकेडमी में पढ़ा, और कई इदारों के साथ, कई टीचर्स के साथ पढ़ा, और उसके बाद फिर मैं लाहौर आ गया था। सही, लाहौर में फिर आके तैयारी स्टार्ट की। तो इन बिटवीन ना एक मसला ये हुआ कि हमारे जो है ना, और ये चल रहा था बिल्कुल पूरे पेस के साथ चल रहा था, तैयारी बड़ी पेस के साथ चल रही थी। दो चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से कह लें कि मेरा ट्रैक चेंज हुआ। सही, ठीक है, एक तो उस टाइम फाइनेंशियल हालात एकदम कोलैप्स कर गए, जो हमारा बिजनेस था ना वो एकदम जो नोज डाउन, वो
क्लैप्स कर गया, यानी खत्म हो गया। ऐसा हमारा यानी हमें यानी उसके अंदर धोखा हुआ और उसके बाद लॉस हुआ बड़ा। तो जिस बेस पे मैं वहां पे बैठा हुआ था, ज़रा अखराजात चाहिए उसके लिए, टीचर्स पढ़ना है, सही है। रिहाइश रखनी है, आना जाना है सारा, वो तो आपको पता लाहौर के अंदर कितनी कॉस्ट पड़ती है। दूसरा ये कि मैंने वहां पे ना जब आप एक चीज को यानी ज्यादा ही एक्सपैंड कर देते हैं जो उसकी नीड भी नहीं होती आपकी, सही है। और बाकियों को इग्नोर कर देते हैं, तो फिर आपका लॉस होता है जिस काम में आप लगे हुए हैं, तो वो डिस्टर्ब होता है। तो ऐसा ही हुआ, सही। लेकिन मुझे मजा आना शुरू हो गया। मैं 3-4 अखबार लगवा लिए मैंने, कोई ऑनलाइन अखबार पढ़ता था, कोई ऑनलाइन मैगजीन पढ़ता था, ठीक है, न्यूज़पेपर मैगजीन सारा को पढ़ना। तो वहां से मेरा टेस्ट, वो छोटा ग्रुप बड़ा होता गया, तो वो जो ना मुझे अच्छा लगना शुरू, फिर मुझे लगा कि मैं एक अच्छा उस्ताद हूँ वहां पे। सही। तो ये दूसरा फैक्टर था जो मुझे टीचिंग की तरफ लेके गया। सही। तो मैं फिर वहां पे बकायदा टीचिंग ट्राई किया आपने? नहीं, ट्राई नहीं किया। CSS की मैं अटेम्प्ट एक भी नहीं दे सका, अच्छा। अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, आपने फॉर्चुनेटली चले गवर्नमेंट जॉब भी की? गवर्नमेंट कैडेट कॉलेज में मैंने 2.5-3 साल काम किया है। गवर्नमेंट? हाँ जी। छोड़ दी? वो एमफिल के लिए छोड़ दी, पढ़ाई आगे करना चाह रहा था। उन्होंने कहा जी 4 साल नहीं का, चल सका इकट्ठे। 5 साल जो है ना, अगर आपका एक्सपीरियंस, आप 5 साल की वर्किंग होगी तो आपको छुट्टी मिलेगी विदाउट पे पढ़ाई के लिए। तो मेरी चूंकि 2.5-3 साल थी, 2.5 साल थी, तो मैंने फिर छोड़ के चला गया। अभी रिसेंटली आप दारुल हरकम में मेरे ख्याल में 4 से 5 साल हो गए। 5 साल अभी। 5 साल। इससे पहले आप मशगूल कहाँ थे? इससे पहले मैं यूनिवर्सिटी में था, यूनिवर्सिटी से करके आया तो मैं उकाड़ा यूनिवर्सिटी में एज ए विजिटिंग लेक्चरर पढ़ा रहा था। मतलब आप नहीं रहे, गैप दरमियान में कोई बीच ऐसा नहीं रहा कि आप फारिग फिर रहे हो, कोई काम नहीं है? ये यूनिवर्सिटी उकाड़ा में जब विजिटिंग लेक्चरर था, वो एक तरह का फारिग ही था। बेसिकली वो एक एंगेजमेंट थी, इंटरेस्ट तो मुझे पढ़ाने का था ही, बहुत ज्यादा था। तो वो एक एंगेजमेंट थी कि यार चलें यहाँ पे पढ़ाते हैं, साथ साथ देखते हैं और कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो उस टाइम भी मैं किताबें पढ़ रहा था, किताबें अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ। किताबें मैं पढ़ना मेरा बड़ा शौक है, इंटरेस्ट है मेरे पास। सबसे ज्यादा जो चीज है वो घर में किताबें। माशाल्लाह बड़ी बात है, हमारे इलाके की बड़ी इज्जत है। मैं तो यकीन करो इसको फख्र समझता हूं। अल्लाह ताला की तौफीक। आप हमारे लिए काबिल इज्जत हैं, बाइस फख्र है। सर, आप जब पढ़ रहे थे, तालिब इल्म थे, एक लंबा अरसा होता है। हाँ जी बिल्कुल। कम से कम कितना अरसा होगा तालीम का आपका? जब आप बाकायदा तालीम जो है, जी जी, वो तो 18 साल की है। 18 साल। उसमें कोई ऐसा शानदार वाकया जो आप भूले भी नहीं भूलता यार, वो बड़ा? एक साहिवाल के अंदर ना एक एकेडमी थी, वो लोग जो अभी अगर पॉडकास्ट जब देखेंगे तो उनको भी याद आ जाएगा। तो हमारे जो है ना, वो मैं उनका नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, बड़े शफीक थे हमारे साथ उस्ताद। उन्होंने ना रात को, जो बंदा सुबह एग्जामिनर था ना हमारा, जहाँ जिसने सुपरवाइज करना था, BA की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश के पेपर में, उनको रात वो ले आया हमारे पास। ठीक है, हमारे नाम वगैरह लिखे, उनको खाना खिलवाया, और उन्होंने कहा यार ज्यादा नहीं, बस थोड़ी तो छोटी मोटी चीजों में आपकी हेल्प करेंगे। तो मैंने उस वक्त ना उनको, और सारे मेरे फेलोज वहां पे मौजूद थे। तो ये अल्लाह ताला की तौफीक होती है, अल्लाह ताला बंदे को इस तरह के जना जज्बा और ईमान देता है। मैंने कहा मैंने ना, मेरा नाम भी आपने नहीं लिखना और मुझे कल पेपर में आपने तंग भी नहीं करना। सही है। मुझे आपने बिल्कुल, मुझे नहीं हेल्प चाहिए। सही। ठीक है। वो मुझे कहते थे यार ये क्या मतलब, उसको आप इरिटेट कर रहे हो, कहेगा कि यार ठीक है किसी को भी नहीं करना, मुनासिब नहीं है, इस तरह ना करो। मैंने कहा यार ये डिग्री दे के मैंने लगना नौकरी। सही। ठीक है, इसके अंदर अगर होगा ना इस तरह का कुछ मामला, मैं उस वक्त ये ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी थी, तब्दीली आ चुकी थी, इसके अंदर इस तरह का कोई मामला होगा ना तो ये सारी जिंदगी का गिल्ट है। सही है। सारी जिंदगी मैं कहूंगा कि यार ये तो 2 नंबरी थी इसमें। ठीक है, वो कहते थे यार BA बड़े बड़ों के, यार तुम क्या चीज हो। मैंने कहा यार छोड़ो, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कॉन्फिडेंस भी बड़ा था, मैंने मेहनत भी बड़ी की थी, और जब वो सोना शुरू होते थे ना, उस टाइम मैं जागता था। सही। ठीक है, वो सो जाते थे, मैं उससे पहले सोया होता था, मुझे लगता था ये सारी रात सोता ही है। मैं उस वक्त जागता था, यानी फजर से पहले, और मैं उस टाइम नमाज पढ़ के फिर पढ़ना शुरू करता था, नमाज फजर से पहले, फिर उसके बाद फजर, उसके बाद फिर कंटिन्यूसली। अल्लाह का शुक्र ऐसा हुआ कि रिजल्ट जब आया ना, उस एकेडमी जो लोग सारे थे उसमें इंग्लिश में सिर्फ मैं ही पास हुआ, और उस पूरी, और सिर्फ पास नहीं हुआ था, इंग्लिश में मेरे पूरे साहिवाल के अंदर हाईएस्ट मार्क्स है माशाल्लाह, बाकी 122। ठीक है, साथ जो लड़के थे वो सारे उनके सबके सब लिए पास ही नहीं हो सके। ठीक है, और ये वो लोग थे जिनको उन्होंने बाकायदा तौर पे असिस्ट किया था। ठीक है, ये चीज नस्लों के अंदर चलती है। इस तरह का जब ईमान आपके डेवलप होता है ना, तो वो लॉन्ग टर्म चलता है, वो आपके लिए एक मशाल राह बन जाता है। बाकायदा वैसे की खराब हो गई,
ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि यार ये अल्लाह का शुक्र है, मैंने फिर उसके बाद मुझे इस तरह के कर्ज करने के कई मौके मिले, और मेरे पास एक प्रेसिडेंट था, एक मिसाल थी, और मिसालें तो अल्लाह ताला भी इसलिए बयान करता ना ताकि उसे सबक सीखा जाए। तो ये वाकया जो है ना बड़ा जबरदस्त, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सुनाता होता हूँ कि यार कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, अल्लाह ताला आपकी मदद करता है। अल्लाह ताला के लिए जब आप कोई चीज छोड़ते हैं ना, समझते हैं ईमान की कुव्वत या खुद एतमादी? ये दोनों चीजें थी। मेरा उस टाइम अपने पे कॉन्फिडेंस से ज्यादा अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल था कि मैं अल्लाह के लिए छोड़ रहा हूं, मैंने हराम नहीं करना। तो मेरा मुझे उम्मीद है कि लेकिन सर साथ ये मेहनत भी आपकी पूरी थी, भरपूर थी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी ये मैसेज जा रहा हो कि भाई नहीं सिर्फ पढ़ा नहीं था, बस सिर्फ अल्लाह नहीं, मेहनत तो बहुत भरपूर थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं रातें जागता था, मैं जब वो सोते थे मैं जागता था, लेकिन ऑब्वियसली मुअस्सरे हकीकी और फाइले हकीकी तो मालिक की जात है ना, तो वो बात भी बात करना चाह रहा हूँ मैं आपके मौजूदा इदारे के बारे में, अगर आप मुनासिब जी जी जरूर जरूर। दारे रकम की क्या आपने खास उसमें बात देखी? आप किसी और इदारे में नहीं गए, आपने चूज किया दारे रकम को, क्या उसकी नुमाया खसूसियात हैं? लोग उसमें क्यों अपने बच्चों को भेजें जबकि फीसेस भी ज़्यादा हैं, और कुछ लोग इस लिहाज से भी शायद नहीं भेजना चाहते बच्चों को, मौलवी बनाते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में आप समझ गए। क्या आपने क्या इसमें खास ऐसी कोई? जब मैंने ज्वाइन किया था ना उस वक्त मुझे दारे रकम का कुछ पता नहीं था। अच्छा, बिल्कुल नहीं पता था। और दारे रकम मैंने जब ज्वाइन किया था, जिस दिन मैं एंटर हुआ था उसी दिन ही मैंने पहली दफा एंटर हुआ था उसमें। उससे पहले आप नहीं गए? मैं उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि दारे रकम कोई ताल्लुक भी नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। सही। मैं जिन लोगों को यानी जिन मेरिट पे आप गए? कोई टोटली मेरिट, कोई सिफारिश नहीं, बिल्कुल कोई सिफारिश नहीं। ये तो वो भी जानते हैं। और मेरे साथ जो लोग थे जो यानी कंपटीशन में थे, वो मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड थे और ज्यादा एक्सपीरियंस्ड भी थे, और यानी उनका फील्ड के अंदर ज्यादा क्वालिफिकेशन थी, वो रेलेवेंट थे मेरे से ज्यादा। अल्लाह ताला ने मुझे वहां पे प्लेस कर दिया। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि मैं आई एम ऑन द राइट प्लेस, कि जो मैंने ये नोट किया है, मैं और भी इदारों में नाम नहीं लूंगा, यानी इस लेवल के एक दो इदारे उनके अंदर मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। लोग कहते हैं कि यार आप ये अखलाकियात के ऊपर ओवर एम्फेसाइज करते हो, इनका पढ़ने दो इनको, या ये हया और इसका क्या ताल्लुक है, इनको करने दो, कुरान हदीस अल्लाह रसूल ये बातें करते हो। तो इदारे जो है ना वो डिस्करेज करते हैं टीचर्स को भी, और प्रिंसिपल को भी उतना अख्तियार नहीं होता कि यार हर टाइम हर असेंबली में यही बात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कम करें ना, कम बात करें, तो उस पर कहते हैं यार बच्चों की अखलाकी तरबियत नहीं हो रही। सही है। इस्लामाइजेशन, टीचर इस्लामाइजेशन नहीं कर रहा अपने लेसन प्लान के अंदर, आप इसको समझते हैं, आप रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्क है बाकी कई इदारों में। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सारे ऐसे करते हैं, और भी अच्छे इदारे हैं, लेकिन ये फर्क है दारे रकम में और बाकी इदारों में कि हम अगर लोगों की वालिदैन की तरफ से हमें अगर आता है ना, हमारे डायरेक्टर को या हमें आता है कि जी बच्चा घर में बदतमीजी कर रहा है, तो हमारे लिए दर्द सर बन जाता है कि घर में बदतमीजी बच्चा क्यों कर रहा है, जबकि हम इनको समझा रहे हैं कि वालिदैन के कितने ज्यादा हकूक हैं, वालिदैन के सामने तो उफ नहीं करना चाहिए। घर में भी अगर बच्चे का कोई मसला तो आप खुद को कसूर, वो कसूर हमारे ऊपर है। उसकी वजह ये है वालिदैन तरबियत के अंदर पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे मैक्सिमम, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने हमारे ऊपर डाल दी हुई है, सही है, ठीक है। और हम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन कर रहे हैं, सही है। ऑन इसलिए कर रहे हैं कि वालिदैन के पास टाइम नहीं है, ठीक है। वालिदैन ने हमारे ऊपर ट्रस्ट कर लिया है, वालिदैन ने कहा जी इसको आप अपनी मर्जी से जिस तरह मर्जी देखें, इनको आपने ठीक करना है, ठीक है। अब जब वो ऑन कर रहे हैं और हमें जो ना वो ट्रस्ट दे रहे हैं, तो हमें एफर्ट करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। और ये टीचर्स लेवल पे भी हमारे जो ट्रेनिंग्स होती हैं, हमारे जो सेशंस होते हैं, सर्दियों गर्मियों में अलग अलग छुट्टियों में हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, आप जानते हैं, तो उसमें भी ये एम्फेसाइज होता है कि यार पढ़ाई तो उन्होंने जो नंबर उनको नसीब में मिलने, रिज़्क़ के वाला मामला, लेकिन उनके अंदर अखलाक अच्छा उनका होना चाहिए। सही है। अच्छा वैसे ओवरऑल जो प्राइवेट स्कूल आप क्या समझते हैं, ये बिजनेस माफिया है या कुछ और कुछ भी है? दारे रकम भी बिजनेस तो कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बिजनेस है, ठीक है, वो फ्री तो नहीं बढ़ा रहे। ज़ाहिर इतने लोग उसके साथ एसोसिएटेड हैं, टीचर्स भी हैं, उनकी सैलरी का लेवल भी अल्हम्दुलिल्लाह बाकियों से अच्छा है, ठीक है। उसको अंदर बड़ी यानी बेहतरी, बहुत जबरदस्त बेहतरी आई है, और लोग जानते हैं, सबको पता है जो मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन ओवरऑल एक मेरे उस्ताद थे लाहौर के अंदर, बड़े अच्छे वो अहले इल्म आदमी हैं, उनसे मिलने के लिए गया, तो वो कहते हैं इस दौर का सबसे बड़ा जो डलमा है ना वो ये है, सबसे बड़ा डलमा वो ये है कि तालीम जो है ना वो कमर्शलाइज हो गई है। देखिए ये तो अनफॉर्चुनेट बात है कि तालीम कमर्शलाइज है, और
बाज़ इसका बड़ा अजीब से नताइज भी हमें देखने को मिलते हैं कि उस्ताद की वो उस लेवल की इज्जत नहीं रही। यानी तो लोग फिर अफोर्ड नहीं कर सकते। उस्ताद इमाम मालिक जो है वो जब अपने शागिर्द इमाम शाफी को रवाना करते हैं तो साथ एक पूरा जो ना ऊँटों का जो ना वो पूरी चेन जो है उनको हवाले करते हैं। उस्तादों का तो ये था ना, तो अब जो है ना वो जरा और तरह का यानी सिस्टम हो गया। तो अब जरा ये इस हवाले से तो ऑब्वियसली एक जो ना बिजनेस है, लेकिन ये बात है कि अच्छा बिजनेस है। यानी पैसे अगर ले रहे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा काम करें, पॉजिटिविटी आए बच्चों के अंदर, तरबियत उनकी गुफ्तगू से, उनके चाल डाल से, जिधर भी जाए थोड़ा उनके अंदर रमक, उनको अच्छे बुरे की तमीज हो, उनको गुनाह करें तो एहसास ज़िया हो। एटलीस्ट ये ना हो कि बिल्कुल एहसास ज़िया जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास ज़िया, वो वाली कहानी ना हो। उनको अच्छे बुरे की तमीज हो, उनको पता हो कि मेरे इश्यूज क्या हैं, मेरे नेशनल लेवल पे इश्यूज क्या है, इंटरनेशनल लेवल हम फलस्तीन की बात करते हैं, उनके साथ कश्मीर के ऊपर बात करते हैं, हम हर उम्मत के लेवल का जो इशू है उनके सामने रखते हैं बच्चों के। दायरे रकम में मेरे ख्याल में को एजुकेशन नहीं। वैसे ना सिर्फ को एजुकेशन नहीं है बल्कि को टीचिंग भी नहीं है। नहीं। आपको पता है? जी पता है। ठीक है, हम हमारी ये बड़ी स्ट्रिक्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन है। बॉयज को बॉयज टीचर पढ़ाएंगे और गर्ल्स बच्चियों को, बेटियों को जो है ना वो फीमेल। ठीक क्या है को एजुकेशन के बारे में? को एजुकेशन नुकसान करती है, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर आपको हमारा सवाल कहता था व्हेन आइस एंड फायर इज पुट टुगेदर आइस इज डेस्टिन्ड टू मेल्ट। ये अगर इकट्ठे रखेंगे तो अननेचुरल कॉम्बिनेशन है। जब इस्लाम ने मना किया है तो ऑब्वियसली इसका नुकसान है। अगर आपको वजारत तालीम दे दी जाए, अल्लाह करे ऐसा हो, आप क्या तब्दीली लाएंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम? तब्दीलियां तो बड़ी बेसिक लेवल पे लाने की जरूरत है। ठीक है, अगर तो ये जो असेसमेंट का सिस्टम है हमारा, बोर्ड के एग्जाम का सिस्टम है, अगर ये तब्दील हो जाए ना तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपने जो बच्चे को असेस करना है ना, बच्चे को आपने एग्जाम में नंबर देने हैं, ठीक है, उसकी असेसमेंट करनी है, उसको ग्रेड देने हैं, अगर वो ठीक हो जाए ना कि इसको मैंने किस चीज पे असेस करना, असेस किस पे करना है कि ये अच्छा रट्टा है, इसने लगाया हुआ कि नहीं, यही है ना, और तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्रैमिंग इसकी अच्छी है, मेमोरी का टेस्ट है। अब जहन का जो ये असेसमेंट होती है, देखिए मेमोरी जहन का सिर्फ एक छोटा सा काम है। सही है। ठीक है, और बहुत सारे काम है जो हम लेते नहीं बच्चों से, और वो फैकल्टीज, वो सलाहियतें तो बच्चे की दब जाती। मसलन क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, इस बच्चे को ये एमएससी कर जाए, हम पॉडकास्ट से पहले यही बात कर रहे थे कि एमएससी कर जाए, एमफिल कर जाए, तो वो रहता तो लकीर का फकीर ही है। वो कभी किसी पार्टी से एक्सप्लॉइट होगा, कभी किसी फिरके से एक्सप्लॉइट होगा, कभी उसका अपना विजन नहीं है। ठीक है, और अखलाकी लिहाज से भी वो पढ़ जाता है, उसको ना अल्लाह की मार्फत होती है, ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का कोई इदराक होता है, ना उसको अच्छे और बुरे की उस लेवल पे तमीज होती है। वो उसी तरह ही है, यानी वो कमर्शियली एक अच्छा कमर्शियल व्यू पॉइंट से वो एक अच्छी कमोडिटी बन जाएगा, वो अर्निंग भी कर लेगा, सारा कुछ कर लेगा, लेकिन किरदार, अखलाक, हया और ताल्लुकात, मामलात उसके अंदर उसको समझ ही नहीं होती। तो सबसे बड़ा जो फ्लॉ इस सिस्टम के अंदर है ना कि बच्चे, क्योंकि इतना ज्यादा है, हम देखें ना मदारिस के स्टूडेंट तो थोड़े से हैं, और सबसे ज्यादा ये जो दूसरा असली तालीम का निजाम है, इसके अंदर अल्लाह का उस तरह से तारुफ ही कोई नहीं है। सही, और खौफ ही कोई नहीं मालिक का डाला जाता। ठीक है, फिर उसके साथ साथ जो जरूरी चीजें इस टाइम नौजवान जिससे बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं, और उनको उनके यहाँ हराम और हलाल वाला कोई मामला ही ऐसा इररेलेवेंट हो चुका है। कैसी खौफनाक बात है। स्कूल के कसूरवार समझते हैं आप? इसमें सबसे ज्यादा कसूरवार तालीम है, एजुकेशन सिस्टम है, टीचर्स में। वो उसी का हिस्सा है ना टीचर्स। नहीं, आप मतलब क्या फिर उसको बेहतरी की तरफ लाने के लिए? मैं ये कहता हूं कि जो असेसमेंट का सिस्टम अगर बेहतर हो जाए और इसके अंदर एक मैसिव लेवल की तब्दीली आ जाए। मैसिव लेवल की तब्दीली से मुराद ये है कि बच्चों की ओरिएंटेशन और तालीम के मकासद के अंदर तब्दीली आनी चाहिए। सर, मेरा एक नजरिया ये है कि टीचर्स अगर ईमान, हया, अकदार की उस लेवल पर ना हो तो बच्चों को कैसे ट्रस्ट करें? हम टीचर को असेस करेंगे जब हमारे पास टीचर की रिक्रूटमेंट होगी, हम उसको फिजिक्स की बेस पे ही असेस करेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारी रिक्वायरमेंट बोर्ड की फिजिक्स है या केमिस्ट्री है। नहीं, मैं वो दूसरी बात कर रहा हूँ कि अखलाक, हया, मजहबी अकदार, जैसे आप बात कर रहे हैं कि हलाल, हराम, जायज, नाजायज, बच्चों को कब ट्रांसफर करें? वालिदैन की ये तरजीहात ही नहीं रही। उनकी तरजीहात पैसा है, उनकी तरजीहात अच्छी नौकरी है, उनकी तरजीहात के
वापस क्या आएगा। तालीम बराए नौकरी, फिर तालीम बराए सिंपल इज दैट। ये तो बड़ी पढ़ी लिखी बात है, सिंपल बात है कि लोगों को नहीं उनको पता होता। आप देखें कितने इदारे हैं हमारे, उसमें बड़े बड़े हैं इदारे, तो वहां पे किस बेस पे लोग लेके जाते हैं। उनकी स्कूल्स का आपको फीमेल का जो फीमेल बॉयज को पढ़ा रही है उनका ड्रेस कोड का आपको नहीं पता, उनका अंदाज का नहीं पता। और कितने जो ना स्कैम, कितने जो ना वो स्कैनर, और कितने स्कैंडल्स बनते हैं ये आपको पता है। ठीक है, इवन टीचर स्टूडेंट के, मतलब ये खौफनाक चीजें हैं। तो वालदैन को नहीं पता कि किस इदारे में किस तरह। अब उकाड़ा यूनिवर्सिटी का क्या मामला आता है, ठीक है, तो बच्चियां वहां से निकल गई नहीं। मतलब ये कि ये क्या है फिर को एजुकेशन, ही को एजुकेशन जड़ नहीं है असल में। जो एक इसके पीछे तो एक ही मैं एक वर्ड बोलूंगा, मटीरियलिज्म, चलिए सर। मादियत परस्ती का जो हमारे ऊपर भूत सवार है। और हमें लगता है कि रिजक हमसे तालीम से ही, ये डिग्री से ही मिलेगा और कोई यानी सोर्स नहीं है। और नौकरीइज्म, नौकरी की तलाश, नौकरी नौकरी, ये जो हमारे पीछे लग गया ना खबत, इसकी वजह से लोग जो है ना वो तालीम को समझते हैं सिर्फ और सिर्फ मकसद इसका भी फाइनेंस, पैसा इससे कैसे हम इकट्ठा करेंगे। तो बच्चों को भी उन्होंने यानी जो शौक दिलाते हैं, बेटा अगर नहीं पढ़ोगे तो कल को यानी जलील हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो भूखे मरोगे, तुम्हारी लाइफ स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, लाइफ स्टाइल फलां का बच्चा हो, फलां लगा हुआ है, ये तुम क्या, यानी उसको मोटिवेट भी हम अगर कर रहे हैं ना बच्चे को, तो इसी पे कर रहे हैं कि ये अगर नहीं पढ़ोगे तो रिस्क तुम्हारा बंद हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। सही। मतलब कितनी बेहुदा और कितना अजीब सा अकीदा है कि रिस्क कम हो जाएगा, उसके अंदर कमी आ जाएगी, तुम्हारी लाइफस्टाइल कंप्रोमाइज हो जाएगा, तुम जो ना शाहाना जिंदगी नहीं गुजारोगे, तुम्हें कुर्सी नहीं मिलेगी। क्या मतलब फजूल सी बातें हैं। अल्लाह ताला का अपना हिसाब और निजाम है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना ये माइनस होनी चाहिए, इसमें तब्दीली आनी चाहिए, जौहरी तब्दीली आने की जरूरत है कि तालीम के मकासद का है ना उसके अंदर फर्क पड़े कि यार तालीम के अंदर पता हो बच्चे को। अब हम पूरी तालीम का निजाम देख लें, हम बच्चे को ये नहीं बताते कि अगर बेटा हार जाओ तो फिर क्या करना है। मतलब इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनल इंटेलिजेंस की बात ही कोई नहीं, ठीक है। और इसी वजह से टॉप डिग्री होल्डर्स, टॉप हाईएस्ट मार्क्स यानी बोर्ड में पोजीशन होल्डर्स, वो जब जाते हैं किसी पैनल के सामने या किसी गैदरिंग में या किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो उनके पसीने छूट जाते हैं, उनकी हालत देखने वाली होती। तो डिग्री ने क्या दिया, मतलब इसका मतलब ये कि उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम ही नहीं हुआ। सही। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज ए होल, होलिस्टिक अप्रोच के जरिए कि वो इंटेलेक्चुअली भी साउंड हो, बेहतरीन हो, ठीक है, इमोशनली भी और साइकोलॉजिकली भी उसके ऊपर काम हो। इसके साथ साथ फिर वो सोशल इंटरेक्शन के लोगों के साथ मामला कैसे करना, उसके ऊपर भी उसके अंदर नो हाउ और विजिलेंस और सारी चीजें उसके अंदर नॉलेज होना चाहिए। और फिर फिजिकली भी, जिस्मानी लिहाज से भी उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। तो हम जो सिर्फ किताबें और नंबर और उसके, ये वही दौड़ है जो मटीरियलिज्म की दौड़ है, जो मादियत परस्ती की दौड़ है, वो नंबरों की दौड़ है। सिंपल इज दैट। मैं तो ये कहता हूँ, रट्टा लगाओ, जितना मेमोरी के ऊपर वजन डालो, जितना रिप्रोड्यूस कर सकते हो एज इट इज, वैसे लिखा हो वहां पे ऐसे उसी तरह लिख लिया। आप इस पे भी मैं आता हूँ, सुल्तान हो। कहते हैं कि जो है जमाना अकल का है और जो इल्म का निचोड़ है वो तीन चीजें हैं। एक आप कॉपी पेस्ट और चैट जीपीटी, यानी हकीकी तौर पे हमें और हमारे स्टूडेंट्स को इल्मी तौर पे बांझ बना दिया। बिल्कुल ऐसे ही अब वो चक्कर नहीं है रिसर्च का और तहकीक का और किसी चीज को जो खोजने का एक वो शौक, वो नहीं है। खोजने का तो शौक तो जब हम एक्सपर्ट कीबोर्ड आ गए, तीन उसके बटन है, चैट जीपीटी, कॉपी पेस्ट, सिंपल है। तो इससे क्या वो, मैं ना यूनिवर्सिटी उगाड़ा में जब था ना तो वहां पे मैं मतलब जरा एक माहौल अभी तक वो जरा उस लेवल पे नहीं हुए। तो स्टूडेंट से जब मैं पूछता था ना कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में बेटा आपका ये शौक था इस सब्जेक्ट में आए हो, ठीक है, वो कहता नहीं वो कजन कर रहा था, दोस्त कर रहा था। मैं यार यानी बच्चों को पता ही नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। मैंने कहा बेटा आप जिस सब्जेक्ट में हो इसके हाईएस्ट टॉप पे कौन लोग हैं आपको पता है? नहीं पता। वो क्या कर रहे हैं, उनका मकसद क्या है, या वो क्या किस लेवल पे है, उनकी क्या वैल्यू और वर्थ है मार्केट, नहीं पता। तो ये जो सूरत हाल है ना कि पता ही नहीं है करना क्या है, किस फील्ड के अंदर जाना है, इंटेलिजेंस टाइप कौन सी है मेरी, पर्सनैलिटी टाइप कौन सी है मेरी, उसके ऊपर कोई स्टडी हो, कोई असेसमेंट हो, कोई उनको राह दिखाए। कोई 30 बच्चों की क्लास है और 30 एक जैसे नहीं है,
तो पता है आपको, ठीक है, और उनकी एफर्ट और उनकी लाइन वो भी डिफरेंट होगी, लेकिन हमने एक जैसा बनाना है सबको। इसलिए क्लासरूम की स्ट्रेंथ थोड़ी हो और बच्चों का टीचर के साथ इंडिविजुअल इंटरेक्शन हो, तो टीचर को पता चलता है कि इस बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, इस बच्चे की स्ट्रेंथ क्या है, उसके हिसाब से वो उनको डील करता है। तो दायरे कम ये भी है कि हम, आपको पता है कि स्ट्रेंथ भी इसलिए थोड़ी रखी है ताकि बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्शन हो, पता चले। सर कहा जाता है कि जहाँ पे बेवकूफ ज्यादा हो वहाँ धोखेबाज और भूखा नहीं मरता। ऐसे ही सुना है आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लेकिन हमारे माशरे के मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं वो ज्यादातर लोगों को ख्वाब दिखाते हैं और खुद पतली गलत से निकल लेते हैं। यानी ख्वाब दिखाना तो बुरा नहीं है, लेकिन हकीकत को नजरअंदाज करना है तो बुरा है। इसमें ना जहाँ पे जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये है कि आप लोगों को बड़ी जज्बाती बातें करके, बिल्कुल ऐसे ख्वाब दिखा के और इनको अनरियलिस्टिक अप्रोच देके यार तुम कर जाओ, उसके अंदर सलाहियत नहीं है, वो और किसी काम की सलाहियत रखता है, बस तुम डट जाओ, तुम भिड़ जाओ, तुम लग जाओ, तुम कर दोगे। वो ये बात अपने वो ठीक है कि ये मुनासिब नहीं है एक लेवल तक, ठीक है, लेकिन मोटिवेशन देना किसी काम को, किस काम के अंदर वो लगा हुआ है, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये तो कुरान ने जंग की मोटिवेशन आपको सूरह अनफाल पढ़े आप, और अल्लामा इकबाल ने कहा कि जी मोले को लड़ा दे शहबाज से, ये जो है ना वो फिर इस तरह की और कई चीजें, और 313 जो है वो 1000 से लड़ पड़ते हैं और एक मोटिवेशन मिलती है हमें, हम उसकी मिसाल देते हैं। हाँ, जिसमें जो फर्क है ना वो ये है, हमारे नजदीक जो अटल बात है, जो फाइनल बात है, जो ऑथेंटिक तरीन बात है, जो गलत नहीं हो सकती, वो कुरान की बात है। सर वो तो बात ठीक है, लेकिन बात पता ऐसा होता है ना कि एक मोटिवेशनल स्पीकर खुद जो बात कर रहा है वो खुद उस पर कायम नहीं, वो उस पर हो सकता है अमल ना करो, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो फिर वो लोगों को कैसे उसकी वो कर रहा है? उसका एक्सपीरियंस अगर नहीं है, उस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो तो फिर एक आपको कह लें कि तो फिर पैसे चूरन बेच रहा है काइंड ऑफ। सर मेरी बात सुने, आप अपना वो पैसे लेके एक अटेंड किया, आप दूसरे के लिए जा रहे हैं, ये तो ऐसे ही है, बिल्कुल ये कमर्शलाइजेशन होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो आप देखें ना कि यानी जबान के उसकी बेस पे एक पूरी इंडस्ट्री है, आपको बोलना आ रहा है, बस ठीक है, ठीक है, आप चल रहे हैं और आपका नाम चल गया, ठीक है, ठीक है, लेकिन हमारे जो जैसे हमारे उस्ताद शेख आतिफ साहब हैं, तो वो बकायदा सिर्फ ये मोटिवेट नहीं करते, उन्होंने तो बकायदा साल की और 3 माह की और 4 माह की स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी एनहांसमेंट कोर्सेज रखे हुए हैं, और वो मैं उनमें से कई अटेंड किए, दे आर वेरी गुड, मतलब वो बड़े इफेक्टिव हैं। तो अगर आपके पास कोई रोड मैप ही नहीं है, ठीक है, आप बता ही नहीं सकते कि आपने करना क्या है, सीखना क्या है, किस फील्ड में, तो फिर तो आप चक्कर ही दे रहे हैं लोगों को। लेकिन जब आपके पास बकायदा एक प्लान हो, ठीक है, इवन के उनका सफा मैंने अटेंड किया है कोर्स, ठीक है, तो रिसेंटली आपकी कोई स्पीच आपने जो अभी हालिया की हो? हालिया में वैसे तो रोज ही असेंबली में स्पीच करता हूँ बच्चों के सामने, स्कूल से बाहर, ठीक है, स्कूल से बाहर मैंने कैडेट कॉलेज उकाड़ा में रिसेंटली एक सेशन किया था, उनकी इनके जो नए एंट्री आई थी फर्स्ट ईयर की, वहां पे मुझे उन्होंने इनवाइट किया था, तो वहां पे मैंने उनको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी वो, तो उसमें ये था कि लीडरशिप के हवाले से मैंने बात की थी, सही है, और यूथ के हवाले से कि ना यूथ को इस टाइम क्या करने की जरूरत है और लीडरशिप स्किल्स कैसे डेवलप करनी है। चूंकि मैं कैडेट कॉलेज को बड़ी अच्छी तरह जानता था, तो मेरी वो स्पीच जो ना खासी अल्हम्दुलिल्लाह रेलेवेंट रही, कि मुझे माहौल का भी पता था, उनकी वहां पे जो उन्होंने करना है उसका भी पता था, और साथ में आपकी एक वीडियो देखी आपका, मैं अकाउंट देख रहा था, उसमें वीडियो देखी आपकी, आप फरमा रहे थे कि न्यू जनरेशन बड़ी वीक है, हर लिहाज से वीक है, ज़हनी वीक है, जिस्मानी वीक है, और तालीम का वो लेवल जो होना चाहिए एक स्टूडेंट में नहीं है। क्या वजह समझते हैं आप उनको, और क्या कहते हैं कि अच्छे हो जाएंगे? मेरा ख्याल ये है कि मैं पहली तो बात ये है कि ये स्टेट लेवल पे काम होने की जरूरत है। मैंने आपको पहले जैसे आपको पहले कहा कि एग्जामिनेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम किसके ऊपर बेस करता है और किस चीज को अहमियत देता है, वो बुनियादी चीज है, सही, ठीक है। वो अगर रट्टे को अहमियत दे रहा है तो यहाँ पे रट्टा ही लगेगा, ठीक है। वो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने ये कई दफा एक्सपीरियंस किया है कि बच्चों को जो है ना वो कंसेप्चुअल स्टडी और इसकी तरफ लगा के जब वो एग्जाम में जाते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर जो है ना वो उस तरह से क्रैम नहीं उन्होंने किया हुआ, और वो उनकी 3, 4, 5 दफा उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई लिखने की, तो वो नहीं कामयाब हो सकते। तो ये सिस्टम लेवल पे तो यही है। दूसरा जो है ना जो वालिदैन है ना, इनका बड़ा ज्यादा रोल है। वालिदैन जैसे मैंने पहले कहा कि वो अपना रोल नहीं पकड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि जी स्कूल वालों को फीस देते हैं, स्कूल में इतना टाइम पढ़ते हैं, उसके बाद वो ट्यूशन जाते हैं, हमारा काम खत्म हो गया, ठीक है।
अगर वालिदैन काम करें, जैसे मेरे घर में किताबें हैं तो मेरे बच्चे किताबों के साथ बड़ी उनकी दिलचस्पी सही है, है। ठीक है। मैं किताब पढ़ता हूँ, वो साथ मेरे खोल के बैठ जाते हैं, ठीक है। किताबें हैं तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको किताब पकड़ के उन्होंने फाड़ दी हो, क्योंकि उनके लिए नॉर्मल चीज है, ये घर के बर्तनों की तरह है, ठीक है। तो वो कभी यानी उनके साथ वो छेड़छाड़ उस तरह से नहीं करते। तो वालिदैन जो है ना नमाज पढ़ रहे होंगे तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली नमाज पढ़ेंगे। तो तारिक जमील साहब कहते हैं तो बड़ी खूबसूरत बात है, बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको कह रहे हैं, वो वही करेंगे जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आप रोल मॉडल के तौर पे उनके सामने आ रहे हैं, आप अच्छा बोल रहे हैं, आप बच्चा अगर गलत गाल कोई बच्चा अगर कोई गलत बात करता है, कोई गाली दे देता है, तो आप क्या करते हैं, आप उसके ऊपर शाउट करते हैं, ठीक है। आप उसको यानी तमीज सिखाने के लिए बदतमीजी कर रहे हैं, खुद बदतमीजी कर, मतलब बदतमीजी वाला अंदाज है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज तो ये नहीं था ना। बिल्कुल ऐसा। तो आप यानी कीचड़ से भला सफाई हो सकती, आप उनको बदतमीजी के अंदाज में तमीज सिखा रहे हैं, मतलब कैसे हो सकता है। तो वालिदैन का बड़ा किरदार हो सकता है, वालिदैन रोल प्ले करेंगे तो ये तब्दीली आएगी। और दूसरा जो आपका था ना, आपने फैक्टर बताया, वो प्राइमरी फैक्टर है, उस्ताद वाला, ठीक है। उस्ताद जो होता है ना, वो तालीम बंदा करके चला जाता है ना, तो कुछ याद रहता है, कुछ नहीं रहता, बाद में वो सीखता, दोबारा इंटर्नशिप करता है। उस्ताद बंदे के अंदर रह जाता है, स्टूडेंट के अंदर जो चीज असल में रह जाती है ना, वो उस्ताद ही होता है। जैसे मेरे बारे में कहते हैं कि सरार साहब अंदर ही रह गए, ठीक है। तो जो उस्ताद है ना, उसका बड़ा रोल है, ठीक है। उस्ताद इंसान को बड़ी चीजें दिखा सकता है, ऐसी चीजें वो आम आंख से नहीं देख सकते, उस्ताद दिखाता है। एक बेटे का नाम मुतसिम बिल्ला है, मुतसिम बिल्ला है। वो उस बादशाह से मुतासिर है या? हम उसके जो है ना वो नाम, उसके नाम के मीनिंग बड़े अच्छे थे। और उसका जो एक था ना किरदार के, एक बेटी ने ना उसको आवाज दी थी, वाह मोतासिमा, वाह मोतसिमा। तो वो एक पूरा सफेद घोड़ों का लश्कर लेके ऐसे चढ़ा था, ऐसा लगता था कि यानी दुनिया पे चढ़ दौड़े। तो वो जो मैंने उसका एक्ट पढ़ा था ना उनका, मुझे बड़ा इंस्पायर किया कि यार एक औरत की आवाज पे एक बूढ़ी, उसने कहा मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा जब तक ये इसका मैं सरगोबी नहीं कर दूं, ठीक है। तो वो ये एक्चुअली ये वाकया था, एक बुजुर्ग ने मुझे तकरीर में जुमे की गुफ्तगू में सुन रहा था, एक्चुअली ये वाकया था जिसकी इंस्पिरेशन की वजह से मैंने अपने बेटे का नाम लिया। सही है। अब तक की जो आपकी जिंदगी सबसे अच्छा दौर कौन सा जो चल रहा है आपका? माशाल्लाह। ये जो हाल है ना, ये सबसे बेहतरीन है। किस लिहाज से? मतलब मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, माशाल्लाह। और एक जो सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज है ना, तवक्कल अल्लाह ताला ने दिया है। ईमान की इस टाइम मैं ना पिछली पूरी जिंदगी में शायद मैं ईमान की अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हालत में हूँ। कभी ये नहीं कि कामिल हूँ, लेकिन रिलेटिवली हर रोज इंसान बदलता है।